हेलो एवरीवन। 11वीं कक्षा राजनीतिक विज्ञान विषय में आप सभी का स्वागत है। हमारी पुस्तक चल रही थी पॉलिटिकल थ्योरी, राजनीतिक सिद्धांत। तो ये हमारी पुस्तक चल रही थी। इस पुस्तक का 5th चैप्टर हम पढ़ रहे हैं और 5th चैप्टर में हम टॉपिक पढ़ रहे हैं राइट्स, अधिकार। तो हम अधिकारों की यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो चलिए हम चलते हैं सीधा टॉपिक के ऊपर जहाँ हमने लास्ट कक्षा में छोड़ा था। तो ये 3rd वीडियो है। अगर आप ये सीधा देख रहे हो तो इससे पहले आपको पहले वाली वीडियो दोनों देखनी चाहिए, फिर इस टॉपिक के ऊपर चलना चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगे या आपको लगता है किसी भी तरीके से ये आपके लिए हेल्पफुल है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। जो भी राजनीतिक विज्ञान के विषय के विद्यार्थी हैं उनके साथ आप शेयर कर सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं सीधा टॉपिक के ऊपर। यह है हमारा टॉपिक चल रहा है 5th अधिकार। तो अधिकारों के विषय में हम जान चुके हैं जो हमें हमारे विकास के लिए समाज की ओर से प्रदान किए जाते हैं। तो इस प्रकार की सामाजिक मान्यताएं जो हमारे विकास के लिए हमें उपलब्ध होती हैं या भिन्न प्रकार के अवसर उपलब्ध होते हैं, उन्हीं को हम हमारे अधिकार कहते हैं। तो चलिए चलते हम सीधा टॉपिक के ऊपर जो हमने लास्ट टाइम छोड़ा था। आगे अगर हम बात करें तो अधिकारों के ऊपर, तो अधिकारों के प्रकार, इससे पहले भी हम अधिकारों को वर्गीकृत कर चुके हैं। इससे पहले हमने अधिकारों को प्राकृतिक अधिकार, नैतिक अधिकार, कानूनी अधिकार और व्यक्तिगत अधिकार और धार्मिक अधिकारों में, इन प्रकार के 5 अधिकारों में हमने अधिकारों को बांटा है। तो इस तरीके से हम एक बार फिर से इनको एक बार देख लेते हैं। मैं एक बार प्रेन प्रेज के ऊपर चलता हूँ। तो हम बात करने वाले हैं अधिकारों के प्रकार। अधिकारों के प्रकार, तो इनको क्लासिफाइड करते हैं। तो पहला जो हमारा अधिकार वो था प्राकृतिक अधिकार। प्राकृतिक अधिकार, तो प्राकृतिक अधिकार क्या है? तो इस प्रकार के अधिकार जो हमें प्रकृति की ओर से प्राप्त हैं। तो प्राकृतिक अधिकारों का अर्थ उन अधिकारों से है जो व्यक्ति को प्रकृति ने दिए हैं। प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन सामाजिक समझौतों के समर्थकों ने भी किया था। लॉक के मतानुसार मनुष्य को प्राकृतिक अवस्था में 3 अधिकार प्राप्त थे: जीवन का अधिकार, संपत्ति का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार। तो ये सारे प्राकृतिक अधिकार हैं। उसके बाद हम बात करते हैं जो दूसरे प्रकार का अधिकार है, वो है नैतिक या मॉरल अधिकार। नैतिक अधिकार या मॉरल अधिकार, मॉरल राइट। तो नैतिक अधिकारों से अभिप्राय उन अधिकारों से है जो व्यक्ति की नैतिक भावनाओं पर आधारित होते हैं। इन अधिकारों को कानूनी मान्यता प्रदान नहीं होती, इसलिए इन्हें तोड़ने वाले को कोई दंड भी नहीं दिया जा सकता। जैसे कि माता पिता का यह नैतिक अधिकार है कि वे अपने बच्चों से अपनी सेवाएं कराएं, पर बच्चे यदि अपने माता पिता की सेवा नहीं करते तो कानून उन्हें दंड नहीं दे सकता। नैतिक अधिकारों को माना इसलिए जाता है क्योंकि इनके पीछे जनमत और सामाजिक नैतिकता होती है। तो इसके बाद 3rd जो है वो है मौलिक अधिकार, कानूनी अधिकार। नेक्स्ट जो है कानूनी अधिकार। कानूनी अधिकार, तो कानूनी अधिकार वे अधिकार हैं जिन्हें राज्य की मान्यता प्राप्त होती है। राज्य के कानून इन अधिकारों को लागू करते हैं और उससे व्यक्ति को दंड मिलता है जो इन अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। तो इस प्रकार के अधिकारों को कानूनी अधिकार कहते हैं। अब इन अधिकारों को 4 भागों में बांटा गया है। तो उसमें से पहला है वो है मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार जो किसी देश के नागरिक को उनके संविधान की ओर से दिए गए हैं, संविधान की ओर से प्रदान किए गए हैं, उनको हम मौलिक अधिकार कहेंगे। उसका दूसरा जो पार्ट है वो है सामाजिक अधिकार।
तो सामाजिक अधिकार वे अधिकार हैं जो मनुष्य के जीवन को सभ्य बनाने के लिए आवश्यक हैं और इनके बिना मनुष्य अपने दायित्व का विकास और सामाजिक प्रगति नहीं कर सकता। तो इस प्रकार के अधिकार प्राप्त हैं। ये अधिकार राज्य के सभी लोगों को समान रूप से प्राप्त होते हैं। इन अधिकारों में जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, समुदाय बनाने का अधिकार तथा शिक्षा प्राप्ति के अधिकार शामिल हैं। तो ये दूसरा अधिकार है सामाजिक अधिकार। उसके बाद इसको रफ कर लेते हैं हम। उसके बाद हम बात करें तो कानूनी अधिकार हमारा चल रहा था। कानूनी अधिकार में जो थर्ड है वो है राजनीतिक अधिकार। हाँ, राजनीतिक अधिकार। तो राजनीतिक अधिकार वे होते हैं जिनके द्वारा नागरिक शासन सत्ता में भाग ले सकता है, शासन प्रक्रिया में भाग लेता है और ये अधिकार राज्यों के द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं जो उस देश के नागरिक होते हैं और ये एक निश्चित आयु प्राप्त होने के बाद ही ये उपलब्ध हो पाते हैं। जैसे कि भारत में 18 वर्ष की आयु अगर किसी व्यक्ति की होती है तो उसे ये अधिकार प्राप्त हैं। इन अधिकारों में वोट देने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, सरकारी पद प्राप्त करने का अधिकार, प्रार्थना पत्र देने का अधिकार और कानून के सामने समानता के अधिकार शामिल हैं। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट की तो वो है आर्थिक अधिकार। ये सब हमारे लीगल राइट है, कानूनी अधिकार हैं। आर्थिक अधिकार तो आर्थिक अधिकार वे अधिकार हैं जो मनुष्य के आर्थिक विकास के लिए अति आवश्यक हैं। तो जिनके साथ मानव की आजीविका चलती है तो मानव इस प्रकार के काम धंधे कर सकता है। चीन तथा अन्य साम्यवादी देशों के संविधान में आर्थिक संविधान द्वारा दिए जाते हैं। तो ये अधिकार वो हैं जो आर्थिक अधिकार है। आगे अगर हम बात करें तो फोर्थ है व्यक्तिगत अधिकार। तो व्यक्तिगत अधिकार या पर्सनल राइट वो होते हैं अधिकार। व्यक्तिगत अधिकार मनुष्य के अपने जीवन के विकास के लिए आवश्यक हैं। व्यक्ति अन्य सभी प्राणियों से श्रेष्ठ कहलाता है क्योंकि मनुष्य में तर्क करने की शक्ति विद्यमान है। इन अधिकारों में आत्मरक्षा का अधिकार, न्याय की प्राप्ति का अधिकार, सम्मान की रक्षा का अधिकार, संगठन आदि बनाने का अधिकार, ये सब व्यक्तिगत अधिकारों में शामिल है। फिफ्थ है हमारा धार्मिक अधिकार। धार्मिक अधिकार तो धार्मिक अधिकार के अंतर्गत हम उन बातों को शामिल करते हैं जो किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा आत्मा की शुद्धि के लिए अपनाई जाती हैं। तो वह मानव जो है किसी प्रकार के भी धर्म को अपना सकता है, राज्य का इसमें कम से कम हस्तक्षेप होता है। तो इस प्रकार के अधिकार को हम धार्मिक अधिकार कहते हैं। आगे अगर हम बात करें अधिकार और जिम्मेवारियां, या हम जिम्मेवारी को ड्यूटी या कर्तव्य भी कह सकते हैं। अधिकार और कर्तव्यों के बीच में बहुत ही घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। इन्हें एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। अधिकार में कर्तव्य शामिल है, अर्थात अधिकार के साथ कर्तव्य स्वयं में मिल जाते हैं और इसलिए कहा जाता है अधिकार और कर्तव्य साथ साथ चलते हैं। अधिकार अंत में कर्तव्य बन जाते हैं। एक व्यक्ति को जो अधिकार है वह दूसरे व्यक्ति का कर्तव्य बन जाता है। वह उनके अधिकारों को ही माने, उनमें किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न करें। अधिकार का सदुपयोग करना भी व्यक्ति का कर्तव्य है। अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के पूरक हैं, एक के बिना दूसरे का अस्तित्व नहीं है। यहाँ पर हम देखते हैं अधिकार न केवल राज्य पर जिम्मेवारी डालते हैं कि वह खास तरीके से काम करे, बल्कि हम उन सब पर जिम्मेवारी आयद करते हैं। अधिकार न केवल राज्य पर जिम्मेवारी डालते हैं
बल्कि वह खास तरीके से काम करें, बल्कि जो अधिकार हैं वो सब हम सब पर जिम्मेवारी डालते हैं। जैसे कि कुछ मसले हैं जो हम सभी को ही प्रभावित करते हैं, जैसे टिकाऊ विकास, सतत पोषणीय विकास का कोई मामला है, जो हम इस संसाधनों को इस तरीके से इस्तेमाल करें ताकि हम भावी पीढ़ी के लिए भी उपयोग लायक उन वस्तुओं को छोड़ सकें। तो इस प्रकार के जो अधिकार हैं उनको, या इस प्रकार की जो बात है उसको टिकाऊ विकास कहते हैं। तो हम संसाधनों को बुद्धिमानी तरीके से इस्तेमाल करें ताकि हमारी इस जनरेशन की आवश्यकताएं तो पूर्ति उनकी हो, और आने वाली जो जनरेशन है उनकी भी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी हो पाए। इस अवस्था को टिकाऊ विकास कहा जाता है। इसी तरीके से विश्व स्तर पर अन्य मामले हैं, जैसे कि ओजोन परत की हिफाजत करना, वायु और जल प्रदूषण को कम करना, नए वृक्ष लगाना, जंगलों की कटाई पर रोक, हरियाली बरकरार रखना, पारिस्थितिकी संतुलन बना के रखना। तो ये इस प्रकार के कुछ मसले हैं जो हमारी वर्तमान पीढ़ी को, जिनके ऊपर काम हम सभी को करना चाहिए। तो ये अधिकार हमें और जिम्मेवारियाँ भी, ये अधिकार हमारी जिम्मेवारियाँ बन जाती हैं ताकि हम जो है एक संतुलित और स्वस्थ समाज की रचना कर सकें। तो इसलिए अधिकारों के साथ जिम्मेवारियाँ जुड़ी रहती हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो अधिकार हमारे से ये अपेक्षा करते हैं कि मैं अन्य लोगों के अधिकारों का सम्मान करूं। अगर मैं कहता हूं कि मुझे अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का अधिकार मिलना चाहिए, तो मुझे दूसरों को भी यह अधिकार देना होगा। तो इस तरीके से हमें जो खुद को चाहिए समाज में, वो दूसरों को प्रदान करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमारा समाज जो है आगे बढ़ सकता है। तो मेरे अधिकार सबके लिए बराबर हैं और एक ही अधिकार के सिद्धांत पर हम सीमाबद्ध हो सकते हैं। तो मेरे को भी अधिकार मिलना चाहिए और सामने वाले को भी अधिकार मिलना चाहिए। तो ये भी अधिकार और कर्तव्य की के साथ संबंध स्थापित करते हुए ये एक प्रकार की विशेषता है। इसी बात को अगर हम आगे बढ़ाएं, अगर मैं अपनी पसंद के कपड़े पहनने, संगीत सुनने में दूसरों का हस्तक्षेप नहीं चाहता हूँ, तो मुझे भी दूसरों की पसंदगी में दखलंदाजी से बचना होगा। आगे अगर हम बात करें तो टकराव की स्थिति से हमेशा ही हमें बचना चाहिए, अपने अधिकारों को संतुलित करना चाहिए। जैसे कि अभिव्यक्ति की आज़ादी, मेरा अधिकार मुझे भिन्न प्रकार के कार्य करने के लिए अनुमति देता है, लेकिन अगर किसी अन्य व्यक्ति की दखलंदाजी से मेरी जो व्यक्तिगत जीवन है, अगर कहीं उनके ऊपर बाधा पहुंचती है तो वो ख़तरनाक है, और जिससे जो है मेरी गोपनीयता का अधिकार का उल्लंघन होगा। तो इसलिए इन सब के बीच में हमें संतुलित अवस्था को लाना चाहिए। नेक्स्ट जो है, नागरिकों को अपने अधिकारों पर भिन्न प्रकार के लगे हुए नियंत्रणों के प्रति चौकस रहना होगा। अब आजकल एक नए प्रकार का विषय चल रहा है जो बहुत ही चर्चा में है, बढ़ते प्रतिबंधों से संबंधित है। प्रतिबंध कई सरकारें राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर लोगों पर की स्वतंत्रता को नष्ट करने में लगा देती हैं, और राष्ट्रीय सुरक्षा की हिफाजत का समर्थन किया जा सकता है, लेकिन इस हिफाजत के समर्थन में किसी लोगों के जो अधिकारों पर जो है खतरा मंडराना नहीं चाहिए, और इसके ऊपर हमें अपने आप को सुनिश्चित करना चाहिए। ये सब कुछ गंभीर चिंता के विषय हैं। क्या किसी के इस तरीके से, जैसे कि क्या आतंकी बमबारी की धमकी का सामना करते राष्ट्र को अपने नागरिकों की आज़ादी छीन लेने की इजाज़त होनी चाहिए? तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मसला है जो हमारी आज़ादी को लेकर है, और हम जिसके साथ हमारे अधिकार और कर्तव्य दोनों जुड़े हुए हैं। भिन्न प्रकार की सरकारों को लोगों के, नागरिकों की स्वतंत्रता में कटौती करते समय बहुत ही सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि इनका आसानी से दुरुपयोग किया जा सकता है। सरकारें निरंकुश हो सकती हैं, वे उन उद्देश्यों की होड़ में जो है भिन्न प्रकार के अपने स्वार्थी कार्य कर सकती हैं। यानी लोगों के कल्याण के बारे में सरकार को काम करना चाहिए, ना कि खुद के स्वार्थ के बारे में। इसलिए मानते हुए कि अधिकार कभी संपूर्ण सर्वोच्च नहीं हो सकते, हमें अपने और
दूसरों के अधिकारों की रक्षा के लिए चौकस रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये लोकतांत्रिक समाज की बुनियाद का निर्माण करते हैं। तो इन्हीं के ऊपर जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है वो टिकी हुई है। आगे हम पढ़ने वाले हैं संयुक्त राष्ट्र संघ। ये एक विश्व स्तर की संस्था है, जिसे यूएनओ बोलते हैं, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ। तो ये एक विश्व स्तर की संस्था है जो विश्व पर पॉलिसिंग का काम करती है, पुलिस का काम करती है। तो 10 दिसंबर 1948 में संयुक्त राष्ट्र की सामान्य सभा है, उसमें मानवाधिकारों को सार्वभौमिक घोषणा की गई। इस घोषणा में जो है मानव के जो अधिकारों की चर्चा की गई है। तो वो अधिकार ज़रूरी नहीं है, यहाँ पर आपको ये तारीख याद रखनी चाहिए। 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को स्वीकार और लागू किया। तो ये अधिकार आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। इसके अलावा इनमें इस पीडीएफ में ये सारे अधिकार दे रखे हैं जो आपको पढ़ने चाहिए, जो किसी भी राष्ट्र को राज्य को अपनाने ज़रूरी हैं गंभीर से गंभीर स्थिति में। तो ये वो सारे के सारे अधिकार यहाँ पर दे रखे हैं। ये चैप्टर हमारा यहीं पर पूरा होता है। तो ये सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अधिकार क्या है, इनके महत्व क्या हैं, अधिकारों और दावों के बीच में क्या आधार हो सकता है, तो ये सारे क्वेश्चन हम अच्छे से कर चुके हैं। आशा करता हूँ इस चैप्टर की एक समझ आपको विकसित हो चुकी होगी। तो मिलते हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, नई उम्मीद के साथ। तब तक खुश रहिए, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए।